हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। आज हम वाक्य रचना का अध्ययन करेंगे, लेकिन पाठ आरंभ करने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि हमारे द्वारा दिया गया विषय वस्तु और जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदत्त वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं कि वाक्य रचना किसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों का सार्थक समूह शब्द का निर्माण करता है। जिस प्रकार से वर्णों का सार्थक समूह शब्द का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह से शब्दों का सार्थक समूह वाक्य का निर्माण करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब सार्थक वाक्य एक निश्चित क्रम में आते हैं और अपना पूर्ण अर्थ दे पाते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पद अथवा पदों के जिस व्यवस्थित समूह से पूरी बात समझ में आ जाए या कोई विचार प्रकट हो उसे ही वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी विचार या भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। सभी घटक परस्पर मिलकर के एक पूरा विचार अथवा संदेश प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, श्याम सुंदर अध्यापक है, मजदूरों ने फसल काट ली है, हम लोगों ने पिताजी को सभी रुपए दे दिए थे। अब हम कह सकते हैं कि वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली बात, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। दूसरा, वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तीसरा है, वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। और चौथा है, वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो वाक्य रचना की दृष्टि से पदक्रम, अनुवृत्ति दो अनिवार्य तत्व हैं। इन्हीं से पदों के समूह को वाक्य का रूप मिलता है। पदक्रम हिंदी में सामान्यतः पदक्रम कर्ता कर्म क्रिया है। जैसे यशोदा पुस्तक पढ़ती है, अब इसमें यशोदा कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। हिंदी भाषा में पदक्रम का बहुत महत्व है। इसके बदलते ही अर्थ भी बदल जाता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि पदक्रम बदलने पर अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे बस का एक टिकट मिला, मुझे एक बस का टिकट मिला। जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म हो वहाँ मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे सीता ने गीता को कार बेच दी। संबोधन तथा विस्मय सूचक शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर स्थान है। कभी कभी किसी पद पर विशेष बल देने के लिए पदक्रम में हेरफेर दिया जाता है। इससे अर्थ में परिवर्तन तो नहीं होता, किंतु वाक्य में कुछ विशेषता आ जाती है। आपकी बस कहाँ है? बस कहाँ है आपकी? इसके अलावा संबंध कारक बताने वाले चिन्ह का, की, के संबंधी संज्ञा से पहले आता है। जैसे आशा की बेटी, अपर्णा की पुस्तक, अशोक के बच्चे आदि।
इसके अलावा प्रश्नवाचक वाक्यों में हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तथा शेष प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रही हैं, अथवा क्या आपने गीता पढ़ ली है, आप कैसे जाएंगे। कभी प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में भी आ जाते हैं। कौन बोला, किसने कहा, किसे चाहिए। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे वह धीरे धीरे खेल रहा है, मैं कल 2 बजे स्टेशन पहुंचूंगा, वह पुस्तक पढ़कर वापस आया। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे चलोगे ना, तुम भी आ जाओ ना। वाक्यों के विभिन्न पदों के बीच तर्क गति होना आवश्यक है। जैसे यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, हिरन को काटकर गाजर खिलाओ। इसमें जो पद हैं वह सही क्रम में नहीं रखने के कारण अपना अर्थ नहीं दे पा रहे हैं या उनका अर्थ गलत जा रहा है। इसको हम शुद्ध रूप में इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाजर काटकर हिरन को खिलाओ। इसके अलावा अन्वति होता है। वाक्य में संज्ञा पद के लिए पुरुष आदि व्याकरण आदि कोटियों के अनुसार जब अन्य शब्दों का भी स्वरूप निर्धारित हो तब इसे अन्वति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण तथा संबंध कारक का संबंधी अन्वय होता है। अन्वति का मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है, कर्ता कर्म क्रिया के बीच अन्वति होती है। कर्ता क्रिया अन्वति किस तरह से होती है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कर्ता और कर्म के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्वति कारक कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। यदि कर्ता और कर्म के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्वति कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे अमर दूध पीता है, लड़के दूध पीते हैं। सीता दूध पीती है, लड़कियां दूध पीती हैं। यदि वाक्य में कर्ता के बाद परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो कर्म के बाद परसर्ग का प्रयोग हो तब भी क्रिया की अनुमति कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही होती है। जैसे राम मंजीत को डांटता है, लड़कियां बिल्ली को भगा रही हैं, गुड़िया कुत्ते को डराती है, लड़के कुत्तों को मार रहे हैं। अब देखते हैं कि कर्म क्रिया की अनुमति किस तरह से होती है। तो यदि कर्ता के बाद ने अथवा कोई और परसर्ग हो तो क्रिया की अनुमति कर्ता के साथ नहीं होती। इस स्थिति में कर्म या पूरक के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अनुमति कर्म या पूरक के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगी। जैसे राम ने रोटियां खाई, कर्म के बाद क्रिया। सीता ने चिट्ठियां लिखी, अंजू ने दूध पिया, नीरा ने फल खाए, बच्चों को तेज बुखार था। इसके अलावा कहीं कहीं पर निरपेक्ष अनुमति होती है। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो तो क्रिया की अनुमति न तो कर्ता के साथ होगी न कर्म के साथ। इस स्थिति में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। यहाँ निरपेक्ष अनुमति है। जैसे सुमन ने नौकर को बहुत डांटा, अध्यापक ने छात्रों को बुलाया, मैंने
शशि को डराया, कुत्ते ने बिल्लियों को भगाया। इसके बाद देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की अनुमति कैसे होती है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों के लिए वचन उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होती है जिसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो। जैसे महेश मेरा भाई है, वह हमारे स्कूल में पढ़ता है। मेरी बहन कुसुम है, वह आज स्कूल नहीं आई है। विशेषण अनुमति किस तरह से होती है? यदि विशेष यानी संज्ञा पद के पूर्व विशेषणों का प्रयोग हो तो अकारांत विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होगा। जैसे काला बैल, काली गाय, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, आदमी मोटा, औरत मोटी, इसी प्रकार छोटा छोटी, इसी प्रकार छोटा खोटा आदि। अकारांत विशेषण के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार न बदलकर एक समान रहेंगे। सुंदर लड़का, परिश्रमी छात्र, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां, परिश्रमी छात्राएं। संबंध अनुवृत्ति। संबंध कारक रूप का लिंग वचन संबंधी के अनुसार होता है। वह यशोदा का लड़का है, वह अशोक की पत्नी है, यह मेरी पुस्तक है। एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी होने पर क्रिया पुल्लिंग व बहुवचन में होती है। जैसे मेरी मौसी के पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू हैदराबाद गए। ये तो हो गया वाक्य की अनुमति किस प्रकार से होती है। अब हम जानते हैं कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं या किन घटकों को मिलाकर के वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग या घटक माने गए हैं, कर्ता और क्रिया। छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य में भी कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग हैं। जैसे उसने पढ़ा, मैं गया। अब उसने पढ़ा में कर्ता हो गया उसने और क्रिया पढ़ना हो गया। मैं कर्ता हो गया और गया क्रिया हो गई। कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया को विधेय कहते हैं। जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं तथा क्रिया विधेय कहलाती है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है तथा उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय है। इन दोनों के योग से वाक्य की संरचना पूर्ण होती है। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और कर्म वाक्य के दो मुख्य अंग हैं। उद्देश्य, इसमें मुख्य पद कर्ता और कर्ता को विस्तार देने वाले घटक विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। पदबंध किसको कहते हैं कि एक ही शब्द को विस्तार देने वाले जो उसके विशेषण के रूप में शब्द आते हैं उसे पदबंध कहते हैं। विधेय क्या है? इसमें मुख्यतः क्रिया या क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक अंग आते हैं। क्रिया का विस्तार आने वाले अंग कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक, पूरक का विस्तार विशेषण हो सकते हैं। जैसे लड़कों ने मारा, लड़कों ने कर्ता यानी उद्देश्य है, मारना क्रिया या विधेय है। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा वाक्य के अंगों का चयन करेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आज आपकी लिखी कविता पढ़ी। इसमें उद्देश्य मैंने है तथा विधेय आज आपकी लिखी कविता पढ़ी।
राम ने आज सुबह उठकर दलिया खाया। उद्देश्य राम ने और आज सुबह उठकर दलिया खाया, ये विधेय है। वह कई दिनों से बहुत बीमार है। इसमें उद्देश्य है वह और कई दिनों से बीमार है, विधेय है। वीर चंद्रशेखर ने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। यहाँ पर वीर चंद्रशेखर ने, जो वीर शब्द आया है वो चंद्रशेखर की विशेषता बता रहा है, इसलिए वीर चंद्रशेखर ने एक पदबंध है और यह उद्देश्य है। अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी, यह विधेय है। सभी लोगों ने उस अनुपम दृश्य को देखा। सभी लोगों ने उद्देश्य उस अनुपम दृश्य को देखा, विधेय। देश की एकता सदैव कायम रहे। यहाँ पर देश की एकता एक पदबंध के रूप में आया है और सदैव कायम रहे, यह दूसरा पद है, इसे हम विधेय कहेंगे और देश की एकता उद्देश्य है। वह लड़का पढ़ने की बिल्कुल नहीं सोचता, वह लड़का उद्देश्य पढ़ने की बिल्कुल नहीं सोचता, विधेय। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से इस देश को आज़ाद कराया। यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक पदबंध के रूप में आया है। सत्याग्रह से इस देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी उद्देश्य और सत्याग्रह से इस देश को आज़ाद कराना विधेय है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांग और अल्पांग वाक्य क्या कहलाता है। वाक्य की रचना के लिए कर्ता यानी उद्देश्य तथा एक क्रिया यानी विधेय होना चाहिए। पूर्णांग वाक्य जिन वाक्यों में सभी अंग पूर्ण वाक्य में विद्यमान होते हैं, यानी उद्देश्य और विधेय सभी घटक मौजूद होते हैं, उसे हम पूर्णांग कहते हैं। जैसे हम लोग कल से परिश्रम कर रहे हैं, बालक पेड़ काट रहे हैं, आप लोग इधर ना आइए। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय पूर्ण रूप से दिखता नहीं है, लेकिन वह कंप्लीट अर्थ अपना देता है, उसे अल्पांग वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित अंगों में कोई एक अंग विद्यमान होता है, उसे अल्पांग कहते हैं। जैसे नमस्कार, पधारिए, आइए, बैठिए, धन्यवाद, कहाँ, कैसे, क्यों। उपवाक्य से भी एक छोटा इकाई है पदबंध, यानी एक ही शब्द को संबोधित करने के लिए उसके लिए आए हुए शब्द पदबंध की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि उपवाक्य होता कितने तरह का है। तो वाक्य में उपवाक्य 3 तरह का होता है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसको कहते हैं? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। जैसे मुझे विश्वास है कि आप होली पर घर जरूर आएंगे। शोभा ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली है। कभी कभी की का लोप भी हो जाता है, जैसे तुम नहीं आओगे, मैं जानता था द्रविड़ शतक बनाएगा। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा पद की विशेषता बताता है। हिंदी में जो, जिस, जिसे आदि उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं
वह मैं नहीं हूँ। अधिकतर विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो पैसा मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य में निहित क्रिया की विशेषता बताता है। इससे जब, जैसा, ज्यों, ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल का द्योतक होता है। जैसे जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। जहाँ समीर पढ़ता था वहीं मैं पढ़ता था। जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया। जितना तुम खा सको खाओ। अब इसमें पहले वाक्य में किसी स्थान का द्योतक है, दूसरा रीति, तीसरा परिणाम का द्योतक है और चौथा कार्य कारण का द्योतक है।